ये कहानी 10 साल की लड़की राधा की है, जो अपनी बीमार माँ गायत्री और 2 छोटी बहनें तारा और माला के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। उनके पिता रामलाल पहले ही गुजर चुके थे। बड़ी मुश्किलों से वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक गायत्री की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। राधा बिटिया, मेरे जाने का समय आ गया है। नहीं माँ, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। पिता का साया पहले ही हमारे सर से उठ चुका है। हम नहीं चाहते कि माँ का साया भी हमारे सर से उठ जाए। दीदी, माँ हमें छोड़कर कहाँ जाने की बात कर रही है? दीदी, माँ को हम कहीं जाने नहीं देंगे। बाबा तो पता नहीं कहाँ चले गए, हमें बिना बताए। तभी गायत्री जोर जोर से खांसने लगी। ये देख राधा ने तुरंत माँ को पानी पिलाया। फिर वो अपनी दोनों छोटी बहनों से बोली, तुम दोनों चिंता मत करो, माँ हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। तुम दोनों माँ का ध्यान रखना, मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। राधा भागते हुए एक क्लिनिक में गई। डॉक्टर राधा को सर से लेकर पाँव तक देखते हुए बोला, क्या तुम्हारे पास मेरी फीस देने के लिए पैसे हैं? अभी मेरे पास सिर्फ 15 रुपए हैं। आप मेरी माँ को ठीक कर दीजिए, मैं कुछ दिनों में आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। तब तक आप ये 15 रुपए रख लीजिए। ए लड़की, मैं क्या पागल हूँ जो 15 रुपए लेकर मान जाऊंगा? और क्या कहा तूने, कुछ ही दिनों में पैसे दे देगी? भीख मांगकर मैंने आज तक कभी किसी के पैसे नहीं लिए, ना ही लूंगा। डॉक्टर की बात सुनकर राधा रोने लगी। डॉक्टर साहब, अगर आप नहीं चलेंगे तो मेरी माँ मर जाएगी। वैसे भी डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है ना। ये सब बड़ी बड़ी बातें मुझसे मत करो। अगर मैं सभी के इलाज 10-15 रुपए लेकर करने लगा तो जल्दी सड़क पर आ जाऊंगा, और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अब जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं भिखारी लोग। बेचारी राधा करती भी क्या, रोते रोते वापस घर लौट आई। फिर जब वो अपनी झोपड़ी के पास पहुँची, उसकी झोपड़ी के बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। ये देख राधा भागते हुए अपनी झोपड़ी के अंदर गई। वहाँ पर उसकी दोनों बहनें जोर जोर से रो रही थी, क्योंकि उसकी माँ अब मर चुकी थी। दीदी, देखो ना, माँ कुछ बोल नहीं रही। माँ उठ क्यों नहीं रही? दीदी, दीदी, लोग कह रहे हैं कि माँ हमें छोड़कर भगवान के पास चली गई। दीदी, अब हम आगे बिना क्या करेंगे? राधा अपनी माँ का मृत शरीर देख सदमे में थी। वो अपनी दोनों छोटी बहनों को गले लगाकर रोने लगी। लेकिन बड़ी बहन होने के नाते राधा ने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला और सड़क पर भीख मांगकर अपनी छोटी बहनों को पालने लगी। एक रोज राधा सड़क पर भीख मांग रही थी। तभी भीख मांगते मांगते वो एक लड़की के पास पहुंच गई। उस लड़की की उम्र करीब 17-18 साल की थी। दीदी, कुछ पैसे दे दो। माफ करना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। दीदी, अगर पैसे नहीं देने तो साफ साफ मना कर दो। आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने से पाप लगता है। मेरी वजह से आपको पाप लग जाएगा, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। राधा के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वो लड़की चौंक गई। तुम इतनी छोटी होकर भी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लेती हो। तुम सच में बहुत ईमानदार लड़की हो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या कहा दीदी आपने? आपको मुझ भिखारिन से मिलकर अच्छा लगा? भिखारिन हो तो क्या हुआ, हो तो इंसान ही ना। लेकिन यहाँ हम जैसे भिखारियों से बात करना तो दूर की बात है, हमारे नजदीक कोई खड़ा भी नहीं होता। क्या इस कंट्री में भी ऐसा होता है? क्यों दीदी, क्या आप यहाँ की नहीं हो? नहीं, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। मैं NIR हूँ। मेरे डैड शादी से पहले ही अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे। मुझे इंडिया देखने का बहुत मन था, तो डैडी के साथ घूमने चली आई। ओह, तो आपके डैडी कहाँ हैं? डैडी होटल में रुके हैं। मैं अकेली ही घूमने निकल आई थी, पर मेरे साथ बहुत गलत हुआ। स्टेशन पर मेरा पर्स और मोबाइल चोरी हो गया, और मुझे गर्मी भी बहुत लग रही है। उफ, इंडिया में कितनी गर्मी है ना। दीदी, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको ठंडा शरबत पिलाती हूँ। नहीं, रहने दो, मैं होटल चली जाऊंगी। पर आपके पास तो पैसे नहीं है, फिर आप होटल तक कैसे जाओगी? यहाँ आपको कोई फ्री में नहीं ले जाएगा। होटल पहुँचकर डैड पैसा दे देंगे ऑटो वाले को। कितना अच्छा होता है ना मम्मी पापा का होना। कुछ कहा तुमने? हाँ, मैंने कहा इतनी गर्मी है, एक गिलास ठंडा शरबत तो पीना पड़ेगा आपको। अच्छा ठीक है, चलो। कम से कम इंडिया में कोई मेरा दोस्त तो बना। एक भिखारी से कोई दोस्ती नहीं करता। इसलिए ये बात सुन राधा की आंखें नम हो गई। उसके बाद राधा उस लड़की को ठंडा शरबत के ठेले वाले के पास ले गई। काका, 2 गिलास ठंडा शरबत देना। फिर आ गई तू? पैसे दूंगी काका, जल्दी से 2 गिलास ठंडा शरबत दे दो।
फिर दोनों मिलकर ठंडा शरबत पीते हैं। वाओ, इस कंट्री का शरबत बिल्कुल अलग है। और इंसान भी। एक भिखारी ने अपने पैसों से इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में एक अजनबी लड़की को शरबत पिलाया। वो लड़की बहुत खुश थी। फिर वो राधा से बोली, अच्छा मैं चलती हूँ, सुनो ये लो मेरी तरफ से चॉकलेट। चॉकलेट? दीदी आपको कैसे पता मुझे चॉकलेट पसंद है? क्या तुम्हें सच में चॉकलेट पसंद है? हाँ बहुत। वैसे आपका नाम क्या है दीदी? मेरा नाम मोनिका है। और तुम्हारा? मेरा नाम राधा है। तुम्हारा नाम तो बहुत प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इस तरह से मोनिका और राधा काफी अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन ये दोस्ती शायद कुछ ही पल की थी। उसके बाद मोनिका ऑटो पकड़कर वहाँ से चली गई। वहीं राधा भीख मांगकर अपने घर पहुँची। राधा के हाथ में चॉकलेट देख तारा बोली, दीदी ये तुम्हारे हाथों में क्या है? अरे ये चॉकलेट है, इधर आओ हम तीनों मिल बांट कर खाते हैं। राधा ने अपनी दोनों बहनों के साथ मिल बांटकर चॉकलेट खाया और फिर सो गई। अगले दिन बहुत तेज तूफान आया और उनकी झोपड़ी अपने साथ उड़ाकर ले गई। अब तीनों बहनें सड़क पर आ गई। दीदी अब हम कहाँ रहेंगे? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मुझसे भी धूप में खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तुम दोनों रो मत, भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा। वो तीनों बहनें तेज गर्मी में नंगे पांव सड़क पर भटक रही थी। उनका एक दूसरे के अलावा कोई सहारा नहीं था। तभी राधा को सड़क के किनारे एक पेड़ दिखाई दिया। चलो मेरे साथ। राधा अपनी दोनों बहनों को पेड़ के पास ले गई और जो भी उनके पास फटी चादरें थी उन्हें बिछाकर वहीं बैठ गई। तीनों बहनें उस रात उसी पेड़ के नीचे सो गई। लेकिन रात के समय तारा को उल्टी होने लगी। ये देख राधा बोली, हे भगवान हम तीनों को भी अपने पास बुला लो, मुझसे अपनी बहनों की हालत देखी नहीं जाती। माँ तुम हमें ऐसे छोड़कर क्यों चली गई? रोते रोते राधा की कब आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। फिर अगले सुबह जब तीनों बहनों की नींद खुली तब उन्होंने अपने आप को एक बहुत बड़े घर में पाया। ये देख तारा हैरानी से बोली, दीदी ये हम कहाँ आ गए? लगता है नींद में हम किसी और के घर में आ गए। जल्दी यहाँ से भाग चलते हैं दीदी, वरना कोई आ गया तो हमें यहाँ से मार मार कर भगाएगा। हाँ जल्दी निकले यहाँ से। जैसे ही तीनों अनाथ बहनें उस घर से बाहर निकली उन्होंने देखा वो तीनों तो उसी पेड़ के नीचे हैं जहाँ वो तीनों सोई थी। पर उस पेड़ के नीचे बहुत बड़ा चॉकलेट घर बना हुआ था। ये देख तीनों बहनें बहुत हैरान थी। तभी वहाँ उनकी स्वर्गवासी माँ गायत्री की आत्मा प्रकट हो गई। तभी राधा हैरानी से बोली, माँ आप? हाँ मैं राधा बिटिया, मैंने ये घर जादू से बनाया है। इसके लिए मुझे भगवान जी से बहुत प्रार्थना करनी पड़ी। मुझसे तुम तीनों का दुख देखा नहीं जा रहा था। तुम्हें चॉकलेट बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट का घर बना दिया। अब तुम इस घर से जितनी भी चॉकलेट निकाल कर खा सकती हो। इस घर की चॉकलेट कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि ये जादुई चॉकलेट का घर है। इतना कहकर गायत्री की आत्मा गायब हो गई। उसके बाद राधा ने चॉकलेट घर से चॉकलेट निकाल निकाल कर बेचना शुरू किया और अपनी दोनों बहनों का स्कूल में दाखिला करवाया और खुद भी अपनी बाकी की पढ़ाई भी पूरी की। इस तरह तीनों अनाथ बहनें जादुई चॉकलेट घर में खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। जादुई लिपस्टिक का घर। एक बार की बात है, रायपुर गांव में 13 साल की एक छोटी सी लड़की जिसका नाम ममता था, वो अपनी नानी विमला के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। ममता के माता पिता नहीं थे। जब ममता 2 साल की थी तब उसके माता पिता की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी, जिसके बाद से ममता की देखभाल उसकी नानी विमला ने ही की। लेकिन अब विमला बूढ़ी हो चुकी थी, जिस कारण वो कोई काम नहीं कर पाती थी। विमला का सारा काम ममता ही किया करती थी। ममता घर का खर्च निकालने के लिए एक रेहड़ी पर मेकअप का छोटा मोटा सामान बेचा करती थी और शाम को जो भी पैसे ममता कमाया करती वो अपनी नानी को दे दिया करती थी। विमला उन पैसों से घर का राशन और जरूरत का सामान खरीदा करती थी। बेचारी ममता को जिस उम्र में पढ़ाई करनी चाहिए तो वो घर की मजबूरी के कारण पढ़ाई लिखाई छोड़कर काम करती थी। शुरू से ही ममता की पढ़ाई में बहुत रुचि थी, लेकिन जब से उसके सर से अपने माता पिता का हाथ हटा तो मानो वो अपना जीवन बस जैसे तैसे काट रही थी।
लेकिन उसकी नानी भी क्या करती, वो भी मजबूर थी। ममता रेड़ी लगाने से पहले पूरे दिन का सारा काम, झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाकर ही जाती थी, और जब शाम तक उसका मेकअप का सामान बिक जाता तो वो घर आकर भी घर का सारा काम अकेली ही करती थी। उसके बाद ममता की नानी और ममता खाना खाकर सो जाते थे। उनका जीवन सालों से ऐसा ही चल रहा था। ममता के जीवन में उसके खुद के सपने पूरा करने की कोई आस नहीं थी। एक दिन की बात है, सुबह सुबह विमला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो रोने लगती है। अपनी नानी को रोता देखकर ममता गांव के आस पड़ोस के लोगों से मदद मांगने जाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। और गांव की दो औरतें, रीना और कविता, आपस में ममता और उसकी नानी के बारे में बात कर रही थी। अब तो बुढ़िया की हालत खराब हो चुकी है, अब वो मरने के किनारे आ गई है। हाँ, लगता है कि अब बुढ़िया ज्यादा दिन नहीं बचेगी। बेचारी ममता को घर का सारा काम अकेली ही करना पड़ता है। अगर बुढ़िया मर जाएगी तो ममता का काम भी कम हो जाएगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बुढ़िया के मर जाने के बाद ममता के सिर से बोझ भी कम हो जाएगा। रीना और कविता की सारी बात ममता सुन लेती है और उन दोनों के पास जाकर उनसे कहती है, आंटी, आप लोग ये कैसी बातें कर रही हैं? अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकती तो बुरा भी मत सोचिए। आपको शर्म नहीं आती मेरी बेचारी बूढ़ी नानी के बारे में ऐसा बोलकर? आपके घर के बुजुर्ग आपके सिर का बोझ होंगे, मेरी नानी मेरे सिर का बोझ नहीं है। अरे अरे, देखो ये कैसे बोलती जा रही है। इसके माँ बाप जाते जाते इसको थोड़ी तमीज सिखा कर जाते तो अच्छा रहता। एक तो हमसे पैसे मांगती है, ऊपर से उल्टा बोल रही है। देखिए आंटी, मैंने आपको उल्टा कुछ भी नहीं बोला है, इसलिए आप भी मुझे कुछ भी मत बोलिए। मुझे तो समझ नहीं आता कि आप लोग इतने बड़े होकर किसी के बारे में इतना बुरा भला कैसे बोल सकते हो। आपको इतना बड़ा होकर भी जरा सी भी बात की समझ नहीं है कि अपने बुजुर्गों के बारे में कैसा बोलते हैं, और आप मुझे तमीज सिखा रही हैं। मुझे लगता है कि आपको ही तमीज सीखने की जरूरत है। मैं तो बस यही कह रही थी कि अगर तेरी नानी मर जाएगी तो तुझे इतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मैं तो बस तेरी भलाई के बारे में ही सोच रही थी। मेरी नानी को कुछ नहीं होगा, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप लोगों के कहने से कुछ भी नहीं होने वाला। आप मेरी कोई भलाई के बारे में मत सोचिए। और हाँ, आज के बाद से मेरी नानी के बारे में कुछ भी गलत बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात सोच लेना आप। हाँ हाँ ठीक है, नहीं बोलेंगे हम तेरी नानी के बारे में। आजकल सही बात कहो तो वो भी बुरी लग जाती है। इसके बाद ममता अपने घर चली जाती है और अपनी नानी को खाना खिलाने के बाद दवाई खिला देती है। ममता अगले दिन सामान बेचने नहीं जाती है क्योंकि उसे अपनी नानी की चिंता सता रही थी। विमला अपनी नातिन को इतना परेशान देखकर बोलती है, भगवान, मुझे जल्दी से अपने पास बुला लीजिए। मैं अब और जीना नहीं चाहती। मेरी वजह से मेरी नातिन को बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही है। ममता अपनी नानी की ये बात सुनकर उदास हो जाती है और अपनी नानी से कहती है, नानी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अगर आप मुझे छोड़कर चली गईं तो मेरा क्या होगा? मेरे माता पिता के मरने के बाद आप ही मेरी माँ और पिता हैं। आप ही मुझे अकेली छोड़कर जाना चाहती हैं। मैंने तो बचपन से ही आपको अपनी माँ और पिता माना है। अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए और ऐसी बात मत करिए। क्या करूं बेटी, मुझसे तेरी ऐसी हालत नहीं देखी जा रही। हमारे पास पहले से ही पैसों की कमी रहती है और ऊपर से मेरी तबीयत खराब हो गई है। मेरे दवाई लाने तक के भी पैसे नहीं हैं। अपनी नानी की बातें सुनकर ममता उदास मन से सोचने लगती है, काश मेरे पास थोड़े से भी पैसे होते तो मैं मेकअप के सामान का एक दुकान खोल लेती। मैं रेडी पर सामान बेचती हूँ तो इसलिए मेरे पास कोई भी जल्दी सामान खरीदने नहीं आता। सभी मेरी रेडी को देखकर यही समझते हैं कि मेरा सारा सामान बेकार होगा। मेरे पास थोड़े पैसे आ जाते तो मैं अपनी नानी का इलाज भी करवा लेती और एक छोटी सी दुकान भी खोल लेती, पर मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है। मेरे लिए तो बस ये एक सपना बनकर रह गया है। अगले दिन ममता दोबारा सामान बेचने के लिए निकल जाती है और वो देखती है कि एक गर्भवती औरत रोड के किनारे खड़ी हुई थी और रिक्शे को रुकवाने की कोशिश कर रही थी।
लेकिन कोई रिक्शा जल्दी रुक नहीं रहा था। ममता ये देखकर उस औरत के पास जाती है और रिक्शा वाले को रुकवाकर उसको अस्पताल लेकर जाती है। ममता अस्पताल के बाहर बैठकर उस महिला का इंतजार करने लग जाती है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर ममता के पास आता है और उससे कहता है, आप जिस महिला को लेकर आई थी उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया है। डॉक्टर की बात सुनकर ममता बहुत खुश हो जाती है। आपको अस्पताल में 12,000 रुपए जमा करने होंगे। ममता डॉक्टर की बात सुनकर सोचने लगती है, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है। ममता डॉक्टर को सारी बातें बता देती है और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है। मैं तो अपना काम कर रही थी, तभी मैंने देखा कि ये महिला अकेली रोड के किनारे खड़े होकर रिक्शा रुकवाने की कोशिश कर रही थी। मैंने तो बस इनकी मदद की। मैं तो इन औरत को जानती भी नहीं हूँ। भला मैं कहाँ से इतने सारे पैसे लाकर आपको दे सकती हूँ? ममता की बात सुनकर डॉक्टर मान जाता है और डॉक्टर ममता से फीस नहीं लेता है। उसके बाद ममता उस महिला को उसके घर पहुंचा देती है। वो महिला ममता से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सही वक्त पर मेरी मदद नहीं करती तो ना जाने मेरा क्या होता। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं आपको उपहार में कुछ पैसे देना चाहती हूँ। शायद इन पैसों से आपका कुछ काम हो जाए। और हाँ, आप मना मत करना। मेरी तरफ से ये एक छोटा सा तोहफा समझकर रख लेना। ममता पैसे ले लेती है। उसके बाद वो अपने घर चली जाती है और नानी को सारी बात बताती है। ममता की बात सुनकर उसकी नानी ममता से कहती है, ममता, तूने एक गर्भवती महिला की मदद करके बहुत अच्छा काम किया। आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व हो रहा है। नानी, मैंने सोचा कि मैं इन पैसों से छोटी सी एक दुकान खोल लूं, क्योंकि मैंने देखा है कि कोई भी मेरी रेहड़ी पर सामान लेने नहीं आता। सभी गांव के बाहर वाली दुकान पर जाते हैं। अगर मैंने भी एक दुकान खोल ली तो मेरे पास भी ज्यादा ग्राहक आएंगे। बेटी, तू ये सही कह रही है। अपने लिए एक दुकान खोल ले, शायद हमारी किस्मत भी खुल जाए। इसके बाद ममता अपना दुकान महिला द्वारा दिए गए पैसों से खोल लेती है। ममता उसमें सारा मेकअप का सामान रखती है। ममता अपनी दुकान को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसे इस बात का दुख था कि उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। एक दिन ममता उदास होकर घर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक जादूगर मिलता है और वो जादूगर ममता से कहता है, अरे ममता बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? अरे, आपको मेरा नाम कैसे पता? और आप मुझे कैसे जानते हो? आप कोई जादूगर तो नहीं हो? हाँ बेटी, मैं एक जादूगर हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारा नाम पता है। मैंने आज ही तुम्हारे बारे में अपने जादू से सब पता लगाया है। तुमने कैसे एक गर्भवती औरत की मदद की और साथ ही तुम जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करती हो। मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो और तुमने एक मेकअप के सामान बेचने की दुकान खोली है और उसमें कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। मैंने तुम्हारे घर के पास एक जादुई लिपस्टिक का घर बनाया है। जादुई लिपस्टिक की वजह से तुम्हारी दुकान पर अब ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। जादुई लिपस्टिक के घर में अब तुम और तुम्हारी नानी खुशी खुशी रह सकती हो। तुम्हारी नानी अब जल्दी ठीक हो जाएगी। जादूगर की बात सुनकर ममता बहुत खुश हो जाती है। जल्दी से ममता अपनी दुकान पर जाती है और वो देखती है कि उसकी दुकान के पास एक जादुई लिपस्टिक का घर बना है। ये देखकर ममता बहुत खुश हो जाती है और अपने नानी को उस घर में लेकर जाती है। जादुई लिपस्टिक घर में जरूरत की सारी चीजें उपलब्ध थी। जब अगले दिन ममता अपने दुकान पर जाती है तो वो देखती है कि बहुत से लोग उसके दुकान के बाहर सामान खरीदने के लिए खड़े हुए थे। वो जल्दी जल्दी दुकान खोलती है और सामान बेचने लग जाती है। धीरे धीरे ममता की दुकान अच्छी चलने लगती है और उसकी नानी की भी तबीयत ठीक हो जाती है। इसके बाद ममता अपनी पढ़ाई करने का सपना पूरा करती है। वो अपना दाखिला स्कूल में करवा लेती है और अपनी नानी के साथ जीवन खुशी खुशी बिताने लगती है।